नमस्कार, दस्तक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पैसे वाले बाबू मेरा रुपया दिला दो। देश के बैंकों के बाहर खड़े लाखों लोग आज बस यही कहते दिखे। तो बात उनकी जरूर होगी, लेकिन पहले बात नोटबंदी पर शुरू राजनीति की। राजनेताओं को राजनीति का बहाना चाहिए होता है, और जब मुद्दा ऐसा हो जिससे उनकी राजनीतिक चूल्हे तक हिल सकती हैं, तो राजनीति के तेवर अलग होंगे ही। ऐसा ही हो रहा है नोटबंदी के फैसले पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस मुद्दे के खिलाफ संसद में आवाज बुलंद करने की बात कह रही थी, उस मुद्दे को राहुल गांधी सड़क पर ले आए। मैं यहाँ आया हूँ, लोगों को अंदर कर दिया है। मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इस स्कीम के बारे में, ओवरऑल इस स्कीम के बारे में आप क्या सोचते हैं? परेशान है लोग भैया, लोग परेशान है भैया। आपको ये बात समझ नहीं, परेशान है ये। आपको ना मीडिया वालों सुनो ना मीडिया वालों को समझ में ना मीडिया वालों को समझ में आएगी, ना आपके करोड़पति मालिकों को समझ आएगी, ना प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लगता है कि आम आदमी का दर्द उनके अलावा कोई और नहीं समझता, या कहें कि कम से कम उनका दावा यही है। और इसी दावे को हकीकत की जमीन पर उतारने के लिए राहुल गांधी आज पार्लियामेंट स्ट्रीट के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में अपने बड़े नोट बदलवाने पहुंचे तो आम लोगों के साथ लाइन में लग गए। गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। मैं यहाँ 4000 रुपए बदलने आया हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचा, लाइन को अंदर कर दिया। यानी राहुल ने आम आदमी की परेशानियों के आसरे उस राजनीति की नब्ज को पकड़ा जिसे प्रधानमंत्री के फैसले का विरोध कर रहे बाकी दल नहीं साध पाए। मायावती और मुलायम ने फैसले का विरोध किया तो संकेत यही गया कि काले धन पर टिकी उनकी राजनीतिक जमीन अचानक दरक गई और इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। जबकि केजरीवाल ने विरोध किया तो उसमें वो वही पुराना जुमला था जिसे वो विरोध करते हुए हर बार दोहराते हैं। अब बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भी अब यहाँ पूरे देश में अघोषित आर्थिक इमरजेंसी लगा दी गई है कि हम इसका विरोध करेंगे, जनमत तैयार करेंगे और ऐसी सरकार को सत्ता से हटाएंगे और सामान्य स्थिति लाएंगे। काले धन वालों की तो ऑलरेडी सेटिंग हो चुकी है। वो बता रहे हैं जी, जिनके पास बड़ा बड़ा काला धन है वो तो ऑलरेडी बता रहे हैं कि सेटिंग हो चुकी है, होम डिलीवरी हो जाएगी, परसों तक 2000 रुपए का नोट मार्केट में आ जाएगा। बसपा की अध्यक्षा को, मुलायम सिंह जी को, राहुल गांधी जी को, केजरीवाल जी को कि आपको क्यों पीड़ा हो रही है, किस बात की पीड़ा है आपसे? राजनीति स्वच्छ होगी, चुनाव में से कालाधन बाहर हो जाएगा और देश की अर्थतंत्र में से कालाधन बाहर हो जाएगा। इससे राजनीतिक दलों को क्या पीड़ा हो सकती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनावी राजनीति में काले धन का खुलकर इस्तेमाल होता है। आलम यह है कि 2014 के चुनाव में राजनीतिक दलों ने 34,500 करोड़ रुपए वोट खरीदने और वोटरों तक पहुंचने के लिए तमाम तरीकों में फूंक दिए। यानी चुनाव में काला धन नहीं पहुंचा तो राजनीतिक दलों को मुश्किल होगी। तो क्या नोटबंदी की टाइमिंग जानबूझकर ऐसी रखी गई जिसका असर यूपी पंजाब चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों पर पड़े? सवाल यह भी है कि जब खुद बीजेपी 2.5 साल पहले तक 500 और 1000 का नोट बंद करने के खिलाफ थी, तो अब काले धन की समस्या से निपटने का सबसे कारगर तरीका उसे यही क्यों लगा? The present government is not in a position to measure the correct quantum of black money because those who have the black money will actually convert it into new currency notes. Now the sufferers are the aam aurats and the admis, those who are illiterate, who have no access to the banking facilities. 8 नवंबर। तो क्या नोटबंदी पूरी तरह एक राजनीतिक फैसला है जिसे काले धन से निपटने के सबसे सख्त फैसले के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, या काले धन से निपटने का रास्ता ही यही था जिसे लेकर बीजेपी पहले भ्रम में थी? वो जो भी, लेकिन सच यही है कि नोटबंदी के इस फैसले से सीमा पर सीज फायर उल्लंघन और गोलीबारी में मारे जा रहे शहीदों का मुद्दा हाशिए पर डाल दिया गया है। आर्थिक मोर्चे की नाकामियों को बड़े फैसले के तले ढक दिया गया है और पूरी राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया है कि विरोध करने वाला हर राजनेता और पार्टी देश के खिलाफ खड़ी दिख रही है।
नोटबंदी के मास्टर स्ट्रोक से सरकार ने बाकी राजनीतिक दलों को क्लीन बोल्ड किया है, लेकिन फैसले के कायदे से क्रियान्वयन न होने की वजह से आम लोगों को हो रही परेशानियां सरकार के लिए सरदर्द बनी हुई है और विपक्ष के पास सरकार को घेरने का एक मुद्दा मिल गया है। अब जब तक हालात सुधरते नहीं हैं, आम लोगों को मिल रही ये दिक्कतें सरकार को इसी तरह कटघरे में खड़ा करती रहेंगी। मौसमी सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ रीमा पाराशर, दिल्ली आज तक। नोटबंदी अब सरकार का आर्थिक फैसला नहीं बल्कि वो राजनीतिक फैसला बन गया है जिसने राजनीतिक दलों के बीच एक सीधी लकीर खींच दी है। फैसले की कमियां गिनाते हुए विरोधी दल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो बीजेपी विरोधियों की नीयत पर सवाल खड़े कर खुद को सही बताने में जुटी हुई है और इस आरोप प्रत्यारोप के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। यहाँ पे आपको कोई सूट बूट वाला दिखाई दे रहा है? नहीं। एक व्यक्ति करोड़पति आपको इस लाइन में दिख रहा है? सब गरीब लोग हैं सब। यहाँ पे सब गरीब लोग दिख रहे हैं। हमारा कहना है कि सरकार इनके लिए चलनी चाहिए। जो ऑनेस्ट है वो बैंक की तरफ आएगा। मैं नहीं मानता काला धन रखने वाला कोई बैंक में आने की हिम्मत कर पाएगा, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो बड़ी अमाउंट लेकर आते हैं उनकी कठोरता से जांच होगी और अगर वो काला धन है तो 200% पेनल्टी लगेगी। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। बस सीधी सी बात है। कुछ रिलैक्सेशन नहीं, मेरे लोगों को कष्ट हो रहा है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। तो ये व्यवस्था बदलने में थोड़ा समय लगेगा। 100 के नोट एटीएम पर उपलब्ध है, मगर चूंकि 100 के नोट ज्यादा अंदर आ नहीं सकते, एटीएम जितने भी भरे जाएंगे तुरंत खाली होंगे। तो कुछ दिनों के लिए ये व्यवस्था जब तक नहीं सुधरती है, इनका प्रोग्राम जब तक नहीं बदलता है, थोड़ी तकलीफ जरूर होगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है, इधर चुनाव लड़ने वाली है, उधर चुनाव लड़ने वाली है। उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया है, 100 के नोट ले लिए या जो मर्जी है, उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया है। मर रही है तो आम जनता मर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी, ना हो सकती है। ये सूचना सिर्फ संवैधानिक अधिकार जिनके पास प्राप्त है और एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरियात जिनको देने के उतने लोगों तक ही सीमित थी। आप लोगों को भी नहीं हो पाई भैया, हमारा छोड़ दो, आप तो बहुत दूर से सूंघ लेते हो। आपको जरूरत हो पर सरकार कहेगी पैसा आपका बैंक में आप ले नहीं सकते, हम तुमको 10,000 रुपया देंगे, सप्ताह का 20,000 रुपया देंगे। ये न्यायोचित है, ये कानूनी बात है। कठोर कदम जब लेते हैं तो थोड़े समय के लिए जो तकलीफ होती है, इसके लिए हम जनता को अपील करते हैं कि ये कुछ ही समय का 5-7 दिन, 1 सप्ताह का मामला है, उसको थोड़ा धैर्य रखकर। इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सड़क पर उतरकर आम आदमी की परेशानियों से कदम ताल करते दिखे। तो भले ये उनका राजनीतिक दांव भी हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि लोगों को खासी परेशानी हो रही है। सरकार के फैसले को सही मानने वाले लोग भी ये सवाल तो उठा ही रहे हैं कि अगर फैसले को अमली जामा पहनाने लायक व्यवस्था नहीं थी तो इतना बड़ा फैसला ठहर कर क्यों नहीं लिया गया। तो भारत भले काले धन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी ना हो, लेकिन worldknowing.com के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 70 अरब डॉलर से ज्यादा का काला धन है। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और यही वजह है कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने काला धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक ऐलान किया तो सर्च इंजन पर हजारों लोग सिर्फ एक सवाल जानने के लिए टूट पड़े कि काला धन सफेद कैसे किया जाए। और इसी दौरान काला धन सफेद करने वाले काले खिलाड़ी भी खुलकर मैदान में आ गए, जो अपने हथकंडों से काला धन सफेद करने का वादा और दावा करने लगे। जैसे इनसे मिलिए, ये हैं भास्कर सिरोही, दिल्ली की बड़ी बिल्डर कंपनी के कंसल्टेंट। 57,18,960 का एडजस्टमेंट हो सकता है। 57 लाख रुपए का करीब का एडजस्टमेंट हो जाएगा ब्लैक में। 57 लाख ब्लैक ये करा देंगे। नोट वही पुराने होंगे, 500 हजार जो बंद हो गए, मुझे पता है। लेकिन सच ये भी है कि काला धन रखने वाले और काला धन सफेद करने वालों से कहीं ज्यादा संख्या देश में उन लोगों की है जो सीधे रास्ते चलते हैं और सरकार के हर फैसले का नियम से पालन करते हैं। और नोटबंदी के फैसले के बाद से उनकी तकलीफें बढ़ी हुई हैं। हमें सामान लाना,
हमारे यहाँ बारात आएगी, हम कहाँ से लाएंगे बताइए। हमारे इतनी परेशानी हमें दे दी जिससे कोई हद नहीं है। हम 2000 अभी मार्केट में किसी पे है नहीं, कोई खुले दे नहीं रहा, इसलिए 100 के ही जरूरी है अभी तो। दिक्कत हो रहा है, बट ठीक है ये फैसला भी, बट बहुत दिक्कत हो रहा है। कहीं एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे, कहीं एटीएम ही बंद है। देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर कि पैसा, सॉरी वी रिग्रेट दिस कैश डिपॉजिट इज टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस। पैसा नहीं, आप देख रहे हैं 3 मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं केनरा बैंक की और टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस। तीनों की तीनों मशीनों में पैसा नहीं है। कहीं शादियां अटक गई हैं क्योंकि नकद पैसा नहीं है। इनसे मिली आंखों में चंद नए नोट पा लेने की हसरत लिए बैंक के बाहर जमा लोगों के बीच ये दूल्हा खड़ा है। ऐसा दूल्हा जिसकी आज ही शादी है। जो ये तो सोचना चाहिए था कि मांगलिक कार्य भी बीच में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं आम जनमानस को भी ये समस्या आ रही है, उस तरीके से हम लोगों को भी आ रही है कि आम खर्चे जो नेक के लिए, चाहे दोस्तों के लिए, उस फुटकर खर्चों के लिए हम भी आज लाइन पे लगे हैं। नागरिकों को असुविधा होगी। दरअसल सरकार ने जिस साहसी तरीके से नोटबंदी का फैसला किया, उतनी सावधानी और कुशलता से वो नई मुश्किलों से निपट नहीं पा रही। और यही वजह है कि सरकार ने अस्पताल और पेट्रोल पंप जैसी जिन गिनी चुनी जगहों पर पुराने नोट देने की छूट दी थी, उसे अब 72 घंटे और बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के रूप में की गई सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीज फायर उल्लंघन का मुद्दा हाशिए पर डाल दिया है। जबकि सच ये है कि भले देश नोट बदलवाने और एटीएम शुरू होने के इंतजार में खड़ा हो, सीमा पर सीज फायर उल्लंघन जारी है और जवानों की शहादत लगातार कई अहम सवाल खड़े कर रही है। तो क्या अगले 24 घंटे में फिर किसी जवान के घर मातम पसरा होगा? जैसा आज माछिल सेक्टर में मारे गए जवान सतनाम सिंह और एलओसी पर मारे गए जवान प्रेम सिंह के घर पर है। तरन तारण और बाड़मेर दोनों जगह शहीदों की शहादत को सलाम किया गया। लेकिन सवाल सिर्फ सतनाम या प्रेम सिंह का नहीं है। सवाल यह है कि युद्ध के ऐलान के बिना ही वीर जवान शहीद हो रहे हैं। सीज फायर उल्लंघन में मारे गए जवानों की ये फहरिस्त देखिए। शहीद सुधीश कुमार, शहीद सुशील कुमार, शहीद जितेंद्र कुमार सिंह, शहीद मनदीप सिंह, शहीद नितिन सुभाष कोली, शहीद बिमल तमांग, शहीद प्रदीप भंडारी, शहीद गुरनाम, शहीद राजेंद्र नारायण, शहीद गुरसेवक सिंह, शहीद हरिंद्र यादव, शहीद प्रेम सिंह, शहीद सतनाम सिंह। और ये फहरिस्त रोज बढ़ती जा रही है। तो सवाल 3 है। सीमा पर तैनात जवानों के घर की धड़कनें क्या सोचती होंगी? हर दिन साथी जवान के शव को सलामी देकर घर भेजने वालों के जहन में क्या रेंगता होगा? और शहादत को लेकर सरकारी मुआवजे का ऐलान कहीं परंपरा तो नहीं बन रहा? क्योंकि शहादत को मुआवजे के मुलम्मे में ढका तो जा ही रहा है। शहीद सुधीश कुमार मुआवजा 20 लाख, शहीद सुशील कुमार मुआवजा 50 लाख, शहीद जितेंद्र कुमार सिंह मुआवजा 11 लाख, शहीद मनदीप सिंह मुआवजा 50 लाख, शहीद नितिन सुभाष कोली मुआवजा 15 लाख, शहीद गुरसेवक सिंह मुआवजा 5 लाख, शहीद राजेंद्र नारायण तुपारे मुआवजा 15 लाख। लेकिन सवाल मुआवजे का भी नहीं, क्योंकि मुआवजा तो एक रस्म है जिसे सरकारों ने संवेदनशील दिखने का विकल्प मान लिया है। क्योंकि याद कीजिए तो सितंबर में उरी हमले में शहीद हुए आरा जिले के अशोक सिंह के परिवार को बिहार सरकार ने 5 लाख रुपए का चेक दिया, तो शहीद की पत्नी संगीता देवी ने ये कहते हुए लौटा दिया कि मेरा पति शहीद हुआ है, वो कहीं शराब पीकर या नाले में गिरकर नहीं मरा। इसके बाद सन्न सरकार ने 11 लाख रुपए का चेक संगीता को सौंपा, यानी विरोध हुआ तो मुआवजे की रकम बढ़ा दी। और इसके बाद बिहार में शहीदों के परिजनों को 11 लाख मुआवजा देने की पॉलिसी ही बना दी गई। लेकिन मुद्दा किसी एक शहीद को मुआवजे में दिए चंद लाख रुपए का नहीं है, क्योंकि सीमा पर खड़े जवानों की वीरता की कोई कीमत तो हो ही नहीं सकती। लेकिन सरकारें शहादत की जो कीमत आंकती हैं, तो शहादत का मुआवजे के रूप में औसत है करीब 23 लाख रुपए।
तो क्या 23 लाख रुपए एक जवान की जान की कीमत है? वैसे जवानों की शहादत पर मुआवजा कैसे राजनीति के धंधे में तब्दील हो गया है, ये खुला खेल दिल्ली में भी दिखा, जब रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी के बाद केजरीवाल सरकार ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने में देरी नहीं की। दिल्ली सरकार उन्हें शहीद का दर्जा देगी और जैसे दिल्ली सरकार की पॉलिसी है 1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवार को सहायता के लिए देगी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार ने शहीदों को मुआवजा देने के बाबत नियमों को लेकर सवाल किया तो केजरीवाल सरकार ये कहने से नहीं हिचकी कि 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान अभी अपरिपक्व है और आखिरी फैसला एलजी के निर्देश के बाद ही लिया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि शहीद जवानों की लंबी होती इस लिस्ट पर लगाम कैसे लगेगी और बिना युद्ध के शहीद होते जवानों के परिजनों की ये दर्दनाक दास्तान कब खत्म होगी। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। और चलिए अब बात साहित्य आज तक की। साहित्य और सिनेमा के इस महाकुंभ का आयोजन कल से दिल्ली में होने जा रहा है। कौन कौन से दिग्गज इस आयोजन में शामिल होंगे और क्यों है ये आयोजन बेहद खास, आइए आपको दिखाते हैं। साहित्य और सिनेमा के तमाम दिग्गज अगर साहित्य, सिनेमा और समाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एक जगह जुटे तो वो आयोजन खास होगा। कि कोई दीवाना एक मतलब ये है कि आए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। जी कल साहित्य और सिनेमा का ऐसा ही महाकुंभ दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में शुरू होगा, जहां देश के 100 से ज्यादा लेखक, कहानीकार, नाटककार, कवि, शायर, फिल्मकार जुटेंगे। फोटो देखा, बेटे का फोटो पलट कर देखा, मेरी प्यारी मां ने गुस्से से ऊपर देखा, मैं विजय सहगल के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। इस आयोजन में बात अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश के खतरे की होगी, तो बात हिंदी के सामने बाजार की चुनौतियों की भी। मैं सोचता हूँ जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लो। ये मोहरे सचमुच के बादशाहों वजीर सचमुच के हैं प्यादे और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। नई पीढ़ी की भाषा की बात होगी तो बदलती कविता और शायरी की भी। आओ गाली गाली खेलें दिल्ली के दरबार में, आओ कोल दलाली खेलें दिल्ली के दरबार में। हिंदी सिनेमा के बदलते व्याकरण की बात होगी तो बात हिंदी गीतों के स्तर की भी। इन बोले रहा ना जाए बाबुल, जिया मुरा घबराए। साहित्य के इस महाकुंभ में आपका भी स्वागत है। हम चाहते हैं कि आप हमारे इस आज तक साहित्य महाकुंभ का हिस्सा बने। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट aajtak.in/साहित्य/लिंक पर क्लिक करें और खुद को रजिस्टर करें। हमें आपका इंतजार रहेगा। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ दस्तक में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।